हेलो 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 मेरे नादान परिंदों, वेलकम टू योर कोजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एड्यूसिफी। मैं आज सीधा पॉइंट पे आती हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 4 दिन में हमें पूरा एसएसटी ख़त्म करना है और अपने बोर्ड्स को फोड़ के आना है। आज के लाइव में हम करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे यूरोप के इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बारे में। ये आया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर से। Describe any three economic hardships faced by Europe in 1830s. दिल्ली 2017, ऑल इंडिया 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इट्सेल्फ फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी जो यूरोप ने फेस की 1830s में? वो क्या क्या थी? हाई राइज इन पॉपुलेशन लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिससे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और स्कैरसिटी हो गई, यानी जॉब्स की कमी हो गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस्ड स्टिफ कंपटीशन ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ड्यू टू द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस देयर वॉज बैड हार्वेस्ट। There was rise in prices of food grains due to bad harvest which made the condition of the common people miserable। यानी क्या हुआ, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनमें कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि इंग्लैंड से चीप मशीन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगी, और टैक्सेस और ड्यूज़ के बर्डन के अंडर हार्वेस्ट की क्वालिटी बिगड़ गई, और हार्वेस्ट की जब क्वालिटी बिगड़ गई तो उसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। Next question. Culture had played an important role. Okay, how did nationalism develop through culture in Europe? ये एक हमारा प्रिंट एंड कल्चर से आया है क्वेश्चन। तो नेशनलिज्म ने यूरोप में कल्चर कैसे डेवलप किया? रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल मूवमेंट्स इन ग्रीस हेल्प्ड इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ओके, अब 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ था बच्चों? कल्चरल मूवमेंट्स हो रहे थे जिसकी वजह से 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ बच्चों? नेशनलिज्म चल रहा था। तो इसमें ये पूछा है कि जो कल्चर है उसने नेशनलिज्म में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन्होंने कैसे किया, देखो, इन द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म लोग यूनाइट कैसे होते थे? थ्रू लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, म्यूज़िक और पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी अपना जो कॉमन कल्चरल चीज़ें हैं वो शेयर करके वो लोग एक साथ बैठते थे और उससे उनका नेशनलिज्म का और पेट्रियाटिज्म का फीलिंग बढ़ता था। कैरोल कर्पिंस्की, a Polish artist, was able to develop the feeling of nationalist through his operas, music and folk dances। यानी अगेन जो कल्चरल म्यूज़िक है, ओपेरा है, फोक कल्चरल फोक डांसेस है, उनसे जो हमारे कैरोल थे, मिस्टर कैरोल, उन्होंने नेशनलिस्ट की फीलिंग जगाई किन में? कॉमन पीपल में। द पोलैंड पीपल वर फाइटिंग विद रशिया फॉर द लैंग्वेज एंड कल्चर। पोलैंड के लोग रशिया से क्यों फाइट कर रहे थे? जस्ट बिकॉज उनका लैंग्वेज और कल्चर उनसे छीना जा रहा था। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली कैसे यूनाइट हुआ? Giuseppe Mazzini started initiative for the unification of Italy. He formed a secret society called Young Italy. He tried twice but failed both times। यानी हमारा जो गिउसेपी मजीनी था, बड़े मज़े में उसने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, यंग इटली नाम की, और उसने 2 बार ट्राई किया लेकिन वो दोनों बार भी फेल हो गया। लेकिन फिर लेटर क्या हुआ? किंग विक्टर इमानुअल द सेकेंड, only Italian speaking king of politically fragmented Italy, tried to unify Italy with the help of his chief minister Cavour। कैवर बहुत ही चतुर आदमी था, शातिर आदमी था। उसकी हेल्प से जो हमारे किंग विक्टर थे उन्होंने हेल्प की इटली को यूनिफाई करने की। जो हमारा चीफ मिनिस्टर कैवर था उसने क्या किया? ग्यूजीपी गरिबाल्डी के अंडर बहुत सारे वॉल्टियर्स लेके इटली को
यूनिफाई किया और विक्टर इमानुअल यूनिफाइड इटली का अपना किंग बन गया 1861 में। तो ये किस किस की हेल्प से किया? सबसे पहले ग्यूजिपी मजीनी ने कोशिश की पर वो फेल हो गए। फिर जो हमारे किंग विक्टर इमानुअल थे उन्होंने कैवर की मदद से विक्ट्री हासिल की, किसमें? यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, अपने वॉलंटियर्स लेके लड़ाई वॉर्स वगैरह लड़के, किसके अंडर? ग्यूजिपी गैरिबाल्डी के अंदर, ठीक है। और 1861 में किंग इमानुअल को यूनिफाइड इटली का राजा बना दिया गया। अभी इटली का हो गया तो जर्मनी क्यों पीछे रहे? ये अब इटली का यूनिफिकेशन पढ़ लिया है तो जर्मनी क्यों पीछे रहे? यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बताओ आप। एफर्ट्स ऑफ इंस्टॉलिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल। और देखो बच्चों, ये दोनों भी क्वेश्चन दिल्ली 2013 और 12 में आए, यानी इसके चांसेस है कि ये तुम्हारे पेपर में भी आएंगे। और जर्मनी का क्वेश्चन तो 2011 में भी आया है। तो ये जो यूनिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है ना, इन्हें याद करके जाना, जर्मनी के, इटली के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। The efforts of installing a constitutional monarchy in Germany with the help of political associations were failed by the year 1848। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जर्मनी में बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की पॉलिटिकल एसोसिएशंस के साथ, लेकिन वो फेल हो गए। कब? 1848 तक। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्री का जो फेलियर था, the failure of Frankfurt Parliament clearly indicated that Germany can be unified only with the combined effort of the monarchy and the army। यानी इन्होंने क्या बोला? जर्मनी यूनिफाई सिर्फ मोनार्की से नहीं हो सकता, उन्हें आर्मी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था वाज लीडेड बाय प्रशिया ने उनकी हेल्प की थी। प्रशिया का एक चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो मेन आर्किटेक्ट बना प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। और उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल तक लड़ाई की, जिसमें प्रशियन विक्ट्री हुई और उसके बाद यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो था जर्मनी का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में आया है। ये ऑल इंडिया वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऑल इंडिया है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 3 ways in which nationalist feelings were kept alive in Poland in 18th और 19th century। अब ये देखो 3 ways क्या क्या थे। पॉलिश पीपल यूज देयर कल्चर, अगेन कल्चर आ गया है। पहले हमने कल्चर किस में देखा था? यूरोप में। पहले हमने कल्चर किस में देखा था? यूरोप में। अब पोलैंड में भी आ गया। तो यानी कल्चर का नेशनलिस्ट फीलिंग्स, नेशनलिज्म के साथ जो रिलेशन है वो तुम्हें कोई से भी अपना यूनिफिकेशन या फिर कैसे वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाते हैं थ्रू कल्चर, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पक्का आएगा, ठीक है। लैंग्वेज हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट इन, फिर से एक्सप्लेन any 3 ways in which nationalist feelings were kept alive in Poland in 18th and 19th century। ये क्वेश्चन वही है हमारा यूरोप वाला जो हमने देखा। इसमें बस इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है। दे यूज देयर लैंग्वेज एज अ नेशनल रेजिस्टेंस इन चर्च गैदरिंग एंड अदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यानी उन्होंने क्या किया, जो अपने चर्च गैदरिंग्स थे या फिर बाकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उनमें उन्होंने अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, उनकी खुद की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करना शुरू किया, ताकि लोग अपनी लैंग्वेज को ना भूले या फिर दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट ना करें। तो ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज का नेशनलिज्म के साथ क्या रिलेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन भी यही था और ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया। वॉट वॉज नेशन स्टेट, हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है और वो मॉडर्न स्टेट से डिफरेंट क्यों है? 2011 का क्वेश्चन है ये। नेशन स्टेट कब आया था? यूरोप में आया था 20th सेंचुरी में। देयर वर इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द नेशंस ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉलोनीज। नेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा राइवलरी थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। क्यों? क्योंकि ट्रेड का एक्सपेंशन हो गया था, यानी एक जगह से दूसरी जगह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया था। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर टूट चुका था, बिखर चुका था, जिसकी वजह से नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए। एंड द सब्जेक्ट कंट्रीज डिक्लेयर दमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, यानी जो ऑटोमन एम्पायर ब्रेक होके, डिसइंटीग्रेट होके अलग अलग कंट्रीज़ में बना, उन्होंने खुद में पावर ले ली और कहा कि हम तो भैया अपनी अपनी अलग कंट्री है, हम अपना अपना देखेंगे, हम इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने इंडिपेंडेंसी चूज़ की ओवर बीइंग रूल्ड बाय समबडी एल्स।
अभी नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है। ये 2010 में भी आया है, 2016 में भी आया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देख लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या ऐसा किया जो कि लोगों के माइंड को इवोक किया, लोगों के माइंड को प्रवोक किया, किस बारे में, अपने नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए। The idea of La Patrie and Les Citoyens helped the people enjoying the equal rights under a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वल राइट्स होनी चाहिए, ये आइडिया था ला पट्री और ले सिटोयन का। द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग। फ्लैग अलग हो गया था, अपना न्यू राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आ गए थे, नया स्टेट जनरल इलेक्ट हो गया था, न्यू हाइम्स एंड मार्टियर्स वर कॉमरेटेड, यानी अलग अलग नए नए हाइम्स बन रहे थे, और रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड इन फ्रांस एंड फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो अलग अलग जैसे डायलेक्ट्स होते हैं ना, हम इंडिया में भी अगर हिंदी में देखें तो बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, वैसे ही फ्रांस में भी होंगे उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज रखा और वो नेशन में थ्रू आउट स्प्रेड कर दिया कि हम तो सिर्फ फ्रेंच ही यूज़ करेंगे, तुम्हारे डायलेक्ट्स यूज़ नहीं होंगे। तो ये क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के कुछ कलेक्टिव, हम कह सकते हैं मेजर्स, या फिर कलेक्टिव मेजर्स जो उन्होंने लिए ताकि वो एक कलेक्टिव सोसाइटी बना सके, कलेक्टिव नेशन बना सके अपने फ्रेंच लोगों को, और उन सबको यूनाइट कर सके। हाउ हैड द ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी ब्रिटिश नेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है, ऑल इंडिया 2010, 2018, 2013, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The formation of Britain or the unification of Britain was a result of long drawn parliamentary process. Before the 18th century there was no such nation called Britain. यानी 18th century के पहले ब्रिटेन नाम का कुछ था ही नहीं. It was all comprised by English, Welsh, Scot, Irish, lived in the British Isles. All these regions had their own cultural and political traditions. Gradually, England grew in importance due to its rising wealth and power. धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड ग्रो होता गया, क्यों, क्योंकि उसकी वेल्थ और पावर बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या हुआ, जो इंग्लैंड का था उसकी जो इन्फ्लुएंस थी वो बाकी कंट्रीज़ के रीजन में बढ़ती गई। अभी इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इंग्लैंड ने क्या किया, जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग थे उन पे भी अपना हक जमाना शुरू कर दिया, और क्या किया, इन द ईयर ऑफ 1707 एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया, एक यूनियन पास किया कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाएंगे और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे। Irish people were subjected to divide and rule and forcefully incorporated. Finally, the British nation has its own English culture, British flag, national anthem and English language. Basically इन लोगों ने क्या किया, उन्हें जैसे दिखा कि इनकी पावर बढ़ रही है, इन्होंने आसपास के रीजन को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और उन्हें अपने अंडर में लेकर एक बड़ा नेशन बना लिया। डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्कर्ड। ओके, तो यानी नेपोलियन के रिफॉर्मरीज क्या थे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है 2011, 16 एंड 2012, और 2016 में तो ऑल इंडिया में आ चुका है। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्कर्ड वर, सबसे पहला नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1804। कौन सा कोड कौन से ईयर में हो रहा है, कौन सा कोड कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये भी तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट लगेगा और टीचर मार्क्स नहीं देते। और सिविल कोड का नाम उसने नेपोलियन कोड भी रखा था। ये क्यों किया था, जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिल रहे थे लोगों को उसे अबॉलिश करने के लिए किया था, क्योंकि कुछ लोग मान लो अमीर फैमिली से है तो उन्हें अलग प्रिविलेजेस होंगे, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, और एवरीथिंग सबको इक्वालिटी मिले बिफोर द लॉ एंड उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी, यानी सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हक हो और उन्हें इक्वालिटी मिले, ये इंश्योर किया था नेपोलियन ने। अंडर व्हाट, अंडर सिविल कोड। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स
weight and measures, and a system of common currency for the nation which help people trade from one region to another. पहले क्या होता था, हर रीजन की अपनी अपनी करेंसी होती थी, तो जैसे ही वो रीजन बदलते थे उनकी करेंसी बदलेगी, उनका वेट बदलेगा, मेजर बदलेगा, कोई पाउंड्स में कर रहा है, कोई वेट में कर किलोग्राम्स में कर रहा है। वो उनके अलग अलग अपने खुद के स्टैंडर्ड्स थे कि हाँ हम ऐसे ही मेजर करेंगे, हमारी करेंसी यही है, जिससे जो ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत दिक्कत आती थी ट्रेड करने में। तो नेपोलियन ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि पूरे कंट्री का, पूरे नेशन का एक ही करेंसी होगा, एक ही वेट और मेजर का सिस्टम होगा। ऑल्सो ही हैड चेंज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड मेड इट मोर एडवांस्ड, यानी उसने जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के सिस्टम थे उन्हें मोर एडवांस भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। अभी बाल्कन्स के बारे में क्वेश्चन है। द मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, बोस्निया हर्जेगोविना, जो भी है ये, सर्बिया एटसेट्रा वर कंप्राइज टुगेदर कॉल्ड द बाल्कन्स। यानी जो मॉडर्न डे के जो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस है, ये सब पहले के टाइम पे इनको ये एक साथ थे और इन्हें बाल्कन्स बोला जाता था। दे हैड कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। अलग अलग रीजन है, उनके अलग अलग नेशनलिस्ट फीलिंग्स है, तो इन सब के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था कि नहीं हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा नेशन अच्छा है। द डिफरेंट बाल्कन रीजन्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ऑलवेज फॉर देयर ओन आइडेंटिटी। यानी एक दूसरे से जेलस थे, और क्यों, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जो उनकी आइडेंटिटी है वो बेटर है। दे वॉन्टेड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, यानी दूसरों का फ़ायदा उठा के वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। Balkans also became the sense of big power rivalry. Each power, Russia, Germany, England, were keen to take a hold on Balkans. Balkans बड़े ही strong थे, तो जो बड़े बड़े पावर्स थे, यूनाइटेड पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन्होंने बहुत मतलब दे वर वेरी रेडी कि बाल्कन्स हमारी तरफ आ जाए कैसे भी। बाल्कन पीपल यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। बाल्कन पीपल इंडिपेंडेंट थे, क्यों, क्योंकि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन लोगों ने कोशिश बहुत की, लेकिन ये लोग इवन दो एक दूसरे से जेलस थे, इनका खुद का नेशनलिज्म इतना था कि इन्होंने कभी भी किसी और को अपने अंडर, इन्होंने किसी भी और को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो बाल्कन्स का एक हिस्ट्री में उन्होंने प्रूव किया दैट दे वर वंस इंडिपेंडेंट। Nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments by the last quarter of 19th century in Europe. यानी क्या हुआ, 19th सेंचुरी के एंड में आते आते नेशनलिज्म का जो एक्चुअल मतलब जो आइडिया था, जो प्रोपेगेंडा था, वो नेशनलिज्म का बदल ही गया। नेशनलिज्म का क्या था, हमने जब नेशनलिज्म पढ़ा था वो क्या था, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, यानी जो लिबरल क्लास थी उसने नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करा था। नेशनलिज्म में क्या हुआ, स्टार्टेड बिकमिंग नैरोअर इन बिलीफ विद इनएडिक्वेट एंड्स। यानी पहले नेशनलिज्म क्या था, हम सब एक साथ रहेंगे बहुत अच्छे से और हमारा नेशन फ्लरिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नैरो बनती गई, वो नेशनलिज्म से ज़्यादा अपना पावर फोकस्ड होने लगा चीज़ें। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वॉज चेंजिंग इट्स मीनिंग एज मोर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। वही जो मैंने बोला, नेशनलिज्म अपने भाईचारे से जो इन्फ्लुएंस था कि मतलब नेशंस, पहले क्या था, नेशनलिज्म इक्वल, हर एक नेशन की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमारे नेशन की उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितने बाकी नेशंस की है। लेकिन बाद में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बना दिया गया कि हमारा नेशन बेस्ट है और उसका वो एकदम इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। द नेशनलिस्ट वर मैनिपुलेटेड बाय द चीफ यूरोपियन अथॉरिटीज़। जो चीफ यूरोपियन अथॉरिटीज़ थी उसने क्या किया, जो नेशनलिस्ट थे हमारे, उन्हें मैनिपुलेट करके बोला कि नेशनलिज्म का मतलब होता है पावर, हमें पावर चाहिए बाकी चीज़ों के ऊपर। द प्रॉब्लम ऑफ बाल्कन स्टेट वॉज नॉट सॉल्व, रैदर इट वॉज बींग वॉच्ड बाय द कंट्रीज टू बिकम फ्रूटफुल फॉर देम। जो बाल्कन्स के बीच में आपस का जो झगड़ा था, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा, जो बड़ी बड़ी नेशंस थे, जो बड़े बड़े कंट्रीज थे लाइक रशिया एंड
जो बड़े बड़े नेशंस थे लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म के नाम पे बाल्कन्स को झगड़वा दिया ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो नेशनलिज्म बेसिकली एक सेंटिमेंट की बजाय एक टूल बन गया टू गेन पावर। ये सब तुम्हें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तुम होमवर्क यानी कमेंट में लिखोगे इसका आंसर। एक्सप्लेन एनी 4 चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप बाय द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ओके, 2011 में ये पूरे फॉरेन में आया था। ये क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट्स में ज़रूर डालना और मुझे बताना कि तुम्हें क्या आता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ज़रूर डालना बच्चों। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चंस शुरू हो गए अभी यहाँ से। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। ये क्वेश्चन देखो बच्चों कितनी बार रिपीट हुआ है, 2010, 14, 15, 17। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस है कि ये तुम्हारे 2025 के पेपर में भी आए। Rowlatt Act was passed hurriedly by the Imperial Legislative Council despite the opposition of Indian members। यानी जो Imperial Legislative Council में इंडियन मेंबर्स थे उनके मना करने के बाद भी रॉलेट एक्ट को जल्दी जल्दी पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट में क्या था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी जो कि बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर रहा था, दबा रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट गवर्नमेंट कैन डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। यानी बिना किसी ट्रायल के जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं 2 ईयर्स के लिए बिना किसी ट्रायल के। यानी बंदा हमारा बेकसूर भी हो तो भी वो उन्हें जेल में रख सकते थे 2 साल तक के लिए। Why did गांधी जी withdraw the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था बच्चों? एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था बच्चों? नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट मत करो, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। बंद क्यों किया गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लग रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चोरी चौरा का इंसिडेंट था उसकी वजह से 11 पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो गई और गांधी जी ने इमीडिएटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का एक ही मकसद था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स। Some of the Congress leaders were not willing to continue the non-cooperation because they were tired of the mass struggle, wanted to participate in the council election, and they wanted to criticize the British policies within the council. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। 2016 और ऑल इंडिया 2014 में आया है, बट ये क्वेश्चन तुम्हारे 3 मार्कर्स के लिए आ सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 1920 में हुआ था नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस हुआ था 1930s में। नॉन कॉपरेशन में सिर्फ इतना कहा था कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कॉपरेट करने को भी मना किया था और सिविल लॉज भी ब्रेक करने को बोले थे। मूवमेंट कॉल्ड ऑफ क्यों हुआ था? नॉन कॉपरेशन ऑब्वियसली चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था? गांधी आयरन का एक पैक्ट हो गया था जिसकी वजह से मूवमेंट को बंद कर दिया गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसका पार्टिसिपेशन था? छोटे छोटे फार्मर्स का, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके लैंड है वो वापस ब्रिटिश कर दे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसा कोई फार्मर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्ट मार्च के ऊपर है एंड अगले 2 क्वेश्चन सॉल्ट मार्च के ऊपर ही है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा सॉल्ट मार्च भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सॉल्ट मार्च ऐसा इफेक्टिव टूल क्यों बना? एक तो सॉल्ट हर क्लास के लिए था एसेंशियल। अब खाना तो हर क्लास को चाहिए होता है ना, वो मिडिल क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, या फिर इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस हो, या फिर एकदम पुअर लोग हो, उन्हें भी तो खाने में नमक चाहिए होता है। तो इट वॉज लाइक एसेंशियल था सबके लिए, इसलिए सब जुड़े उस प्रोसेस में ताकि सबको अपना सॉल्ट मिले। सिंबल ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन, यानी ब्रिटिश को ऑप्रेस करना, ब्रिटिश को अपोज करना, ये एक सिंबल बन गया खुद का सॉल्ट बनाना। वाइड स्प्रेड अपील, यानी लोगों ने बहुत, जो रूरल फार्मर्स थे, अर्बन वर्कर्स थे, वुमेन, इवन चिल्ड्रन,
उन्होंने भी कोशिश की इस मूवमेंट में पार्ट लेने की। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ऑब्वियसली सबके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च। ये क्वेश्चन देखो कितने बार रिपीट हुआ है, 2014, 16, 19, 2017। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च या फिर मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च, ये हमारे मेन क्वेश्चंस में आता है। मेन फीचर्स क्या क्या थे? 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वाइसरॉय आयरविन को एक लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड्स थी, जिसमें से एक था अबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट लॉ एंड सॉल्ट टैक्स, यानी जो सॉल्ट लॉ है और जो सॉल्ट पे टैक्स लगता है उसे हटा दे, क्योंकि सॉल्ट सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। जब लॉर्ड आयरविन ने ऐसी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया अपने घर साबरमती आश्रम से। उन्होंने क्या किया? 240 माइल्स विद 7, उन्होंने क्या किया? 240 मील तक वो चले अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स से। कहाँ तक? साबरमती से डांडी तक। उन्होंने 10 माइल्स चले कंटिन्यूसली फॉर 24 डेज, यानी एक दिन में उन्होंने 10 माइल चले। ही वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, यानी उन्होंने एक लॉ वायलेट किया। यानी ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ब्रिटिश को अपोज करना, साथ ही में लॉ को ब्रेक करना। बाय बॉइलिंग सी वाटर ऑन 6 अप्रैल 1913, दिस स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एज आई सेड बच्चों। एंड नाउ गांधी वांटेड इंडियंस टू डिस्फ्यूज ऑल द ऑप्रेसिव कॉलोनियल लॉज, यानी अब गांधी जी क्या चाहते थे? जो भी ऑप्रेस्ड कॉलोनियल लॉज है, यानी सॉल्ट की तरह बेफालतू के जो लॉज है जो कि हमारे ऊपर एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इंडियंस रिफ्यूज़ करे, ब्रेक करे और खुद का इंडिपेंडेंस पाए। अभी आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी 2014 और 2010 में आया है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी वॉज अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच एम्फसाइजेज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। यानी सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ। तो इसका मतलब गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक मास एजिटेशन, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा होके ट्रुथ की जो पावर है, सच्चाई की जो क्षमता है, सच्चाई में क्षमता है और लोगों को सच क्यों पता होना चाहिए, सच में इतनी पावर क्यों है, ये सब जाने लोग, ये चाहते थे गांधी जी। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ एंड गांधीयन सत्याग्रह इंक्लूडेड स्टेइंग ट्रू टू द कॉज ऑफ प्रोटेस्ट एंड ऑलवेज बीइंग नॉन वायलेंट। ऑब्वियसली गांधी जी का नाम आया है तो नॉन वायलेंट आएगा। और सत्याग्रह यानी जो हमारा प्रोटेस्ट का असली मतलब है उसको स्टिक करना, ऑफ द टॉपिक ऑफ द बीट जाना नहीं। महात्मा गांधी said that if you are fighting for the truth and against injustice, then there is no need for physical force to defeat the oppressor. This can be possible without being aggressive. The oppressors can be persuaded to see the truth with the use of non-violence. यानी सत्याग्रह का उनका मेन आइडिया क्या था? एक तो सच को ढूंढो, सीक द ट्रूथ, सच की पावर जानो कि सच कितना पावरफुल होता है, और उसे एक नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट करो, अपना सच सामने रखो और दूसरों को समझाओ कि हाँ, हमारा सच तुम्हारे समझने के लिए ज़रूरी क्यों है और उसमें वायलेंस की कोई ज़रूरत कैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया था, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन कॉलोनियल इंडिया? गिव 3 रीजंस। क्या क्या हुआ था? डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज इन इंडिया। ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो अपने डिफेंस के लिए जो पैसे, अपने डिफेंस के लिए जो पैसे यूज़ हो रहे थे उसका यूज़ बढ़ गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ कॉस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जो भी हमारी नेसेसिटीज़ है, कमोडिटीज़ है, उनका प्राइस बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर है तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए फॉर द आर्मी। तो उन्होंने क्या किया? कॉमन पीपल की जो नेसेसिटीज़ है, कमोडिटीज़ है, उनका पैसा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को दिक्कतें आना शुरू हो गई। फॉर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द सोल्जर्स द विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन एंड रिक्रूटमेंट वॉज डन फोर्सफुली। यानी सोल्जर्स होने के लिए, वॉर में सोल्जर्स होने के लिए लोगों को, विलेजर्स को स्पेशली ज़बरदस्ती आर्मी में भेजा जा रहा था कि हमें सोल्जर चाहिए और तुम्हें आना पड़ेगा।
There was a period of crop failure in many parts of the country which caused acute food shortages and nationwide deaths. Obviously अब खाने की कमी होगी तो लोग भूखे मर जाएंगे, तो एक पीरियड था जिसमें क्रॉप फेलियर, क्रॉप खराब हो गई सारी एंड जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई। एक और बार हमारा कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कल्चर ने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का सेंस कैसे जगाया इंडिया में। The image was first visualized as Bharat Mata by Bankim Chatra Chattopadhyay. He also made a hymn, Vande Mataram, that was written by him in 1870s. The hymn was later included in his novel Anand Math and sung in the Swadeshi movement in Bengal. ओके तो यानी कल्चर से कैसे रिलेट किया गया बिलोंगिंगनेस को। सबसे पहले भारत माता का एक विजुअलाइजेशन हुआ कि भारत माता हमारी जो इंडिया है एज अ गॉडेस, शी इज़ भारत माता, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। उसके बाद वंदे मातरम नाम का एक हाइम रिलीज़ किया जो कि अभी हमारा नेशनल सॉन्ग है। और ये जो हाइम था लेटर स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल में भी यूज़ किया गया। एंड हमारा जो फ्लैग है करंट फ्लैग, उससे एक अलग फ्लैग था, एक ट्राई कलर स्वदेशी फ्लैग यूजिंग रेड ग्रीन एंड येलो दैट वाज डिजाइन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। उसमें 8 लोटसेस थे रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस एंड क्रेसेंट मून फॉर सिंबलाइजिंग हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। यानी इसमें क्या किया गया था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदूज को ही प्रमोट किया गया था, ऐसे ही हिंदू हिंदू भाई भाई, नहीं, ये नहीं। A tricolor Swaraj flag was designed by Gandhiji in the year 1921 using the colors red, green और white। यानी फ्लैग्स बनाए गए, गाने बनाए गए, हाइम्स बनाए गए और एक विजुअलाइज्ड इमेज भी बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसकी वजह से एक कल्चरल प्रोसेस के थ्रू हमारे सिटीजन्स में, इंडियन सिटीजन्स में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई कि हाँ हम सब साथ में हैं और हम सब साथ में लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर है और ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि तुम्हें कितना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। ये भी हमारा प्रिंट एंड कल्चर से है क्वेश्चन। या फिर लिमिटेशंस ऑफ रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। और अगर प्रिंट और कल्चर में से जो प्रिंट वाला पार्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है। ये सीबीएसई में 2010, 2014 और 2016 में आया था। 3 फीचर्स क्या थे, एक तो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया था जो कि पाम लीव्स या फिर हैंडमेड पेपर पर कॉपी किया गया था। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स ना हाईली एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल थी। ऑब्वियसली पेपर है फट जाएगा, या फिर पाम लीव्स है, तो एक आदमी को ना अगर हैंडल करना है तो बहुत ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करना पड़ेगा। एंड दे वर प्रिजर्व बाय प्रेसिंग बिटवीन वुडन कवर्स और स्यून टुगेदर। तो यानी ऑब्वियसली पेपर है तो जल्दी फट जाएगा, तो वुडन कवर्स के बीच में एज अ फ्रेम की तरह उन्हें हम प्रेस करके प्रिजर्व करते थे। एंड रीडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज नॉट ईजी एज दे वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स विच लिमिट्स इन इट्स यूजेस। यानी मान लो जैसे अभी हम ये टेक्स्ट ही पढ़ रहे हो, मान लो तुम, ये एक जनरलाइज्ड हैंड राइटिंग है जो कि यूज़ की जाती है हर कंप्यूटर में या फिर हर ऑनलाइन रिटन टेक्स्ट में, लेकिन हर इंसान की हैंड राइटिंग अलग होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन थे तो वो अलग अलग हैंड राइटिंग को समझना और उसे डिकोड करना लोगों के लिए मुश्किल था। तो ये थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन, एक तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, हाईली एक्सपेंसिव, और उन्हें प्रिजर्व करने के लिए वुडन कवर्स या फिर साथ में सीलना पड़ता था, और उन्हें रीड करना ईजी नहीं होता था क्योंकि उसके डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में लिखा जाता था उसे। हाउ डिड प्रिंट ब्रिंग द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक क्लोजर, ये भी हमारा प्रिंट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। अभी हमारा रीडिंग कल्चर क्या था, इट वॉज ओनली लिमिटेड टू एलिट्स एंड दे ओनली रेड द बुक्स इंडिविजुअली एंड साइलेंटली, अकेले बैठ के बुक्स पढ़ते थे। एंड रीजन बिहाइंड दिस कल्चर वॉज लो लिटरेसी कन्फाइंड टू एलिट्स। ऑल्सो बुक्स वर एक्सपेंसिव एंड प्रोड्यूस्ड इन लेस नंबर्स, बुक्स महंगी थी, कम नंबर्स में प्रोड्यूस होती थी, और ऐसा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ही वो बुक्स का एक्सेस होता था। तो ये जो इलिटरेसी बैरियर था इसे
कवर करने के लिए प्रिंटेड बुक्स का आइडिया आया, जिसमें पिक्चर्स वगैरह के साथ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया, जो कि पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और साथ साथ में इन्हें जो ये बुक्स पब्लिश्ड हुई, इनका गाना गाना और इन्हें रिसाइट करना विलेज गैदरिंग्स में हुआ। यानी मान लो जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये जो प्रिंटेड बुक्स थी इन्हें रीड करना, इन्हें लोगों को सुनाना शुरू किया। तो जो ऐसे रीडिंग और हियरिंग पब्लिक क्लोज आई। द कॉमन पीपल हैड द ओरल कल्चर वाइल द ओनली रिच पीपल हैड द रीडिंग कल्चर. The common people heard the text collectively, which were read out or recited or narrated to them. Hence, the line separating the oral and reading culture started becoming blurred. यानी जो आई वुड से लेस एजुकेटेड लोग थे, उन्हें रीडिंग नहीं आती थी, वो सिर्फ ओरली कम्युनिकेट करना जानते थे। लेकिन जो एलीट लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो बुक्स रीड करते थे। लेकिन जब ये रिसाइटेशन वाला प्रोसेस शुरू हुआ और प्रिंटिंग पेपर्स शुरू हुए, इसकी वजह से इन दोनों के बीच की जो एक बैरियर था वो कम होने लगा धीरे धीरे। हाउ फार इज इट राइट टू से दैट द प्रिंट कल्चर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? एक्सप्लेन। 2014 में क्वेश्चन आया था एंड 2013 में भी ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, जिसका मतलब मैनी हिस्टोरियंस आर्ग्यूड दैट कंडीशंस विद इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड वर क्रिएटेड बाय प्रिंट कल्चर। यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें प्रिंट कल्चर का हाथ था। तो इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है एंड एक्सप्लेन करना है। द प्रिंट कल्चर स्प्रेड द आइडिया ऑफ ग्रेट थिंकर्स लाइक वॉल्टेयर एंड रोusseau. They wanted rule of reason, questioning and rationality. Debate and dialogue started due to the coming of the print culture, which resulted in the revolution of the values, norms and the institutions. This had brought the idea of social revolution. यानी जो अपना डिबेट और डायलॉग थे, उनकी वजह से, जो प्रिंट कल्चर की वजह से आए, उनकी वजह से एक सोशल रेवोल्यूशन का आइडिया धीरे धीरे लोगों के मन में आने लगा। एंड द मोरालिटी ऑफ रॉयल पावर्स वर क्रिटिसाइज एंड द सोशल ऑर्डर वर क्वेश्चनड. हेंस पीपल स्टूड अगेंस्ट द मोनार्की. यानी जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ने लगा, लोगों को समझ में आने लगा कि कैसे मोनार्की उनके लिए हार्मफुल है, या फिर नॉट हार्मफुल एग्जैक्टली, बट मोनार्की से बेटर भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं. It is not true to say that print culture was direct cause of French Revolution. ऐसा नहीं है कि मतलब कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। प्रिंट कल्चर की वजह से आइडिया स्प्रेड हुए, लेकिन लोग जो थे अलग अलग लिटरेचर पढ़ रहे थे, जो कि वोल्टेयर और रोusseau ने भी बनाए थे. द पीपल इंटरप्रेटेड द थिंग्स इन देयर ओन वे एज दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स. यानी ऐसा नहीं है कि जितने भी मान लो आइडियाज़ रिवॉल्यूशनरीज़ ने पहुंचाने की कोशिश की लोगों तक, वो सारे लोगों तक पहुंचे. कुछ लोगों ने उन्हें पढ़ा, कुछ ने इग्नोर कर दिया, कुछ ने पढ़ के जो उन्हें समझना था वो समझ लिया. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रिंट कल्चर की वजह से ही अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था. Who made the Englishmen under the colonial rule demand a clampdown on the native press after the revolt of 1857? How was it done? ये 2013 का क्वेश्चन है. सबसे पहले रीजंस फॉर क्लैम्प डाउन: फियर ऑफ अनरेस्ट, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म और चैलेंज टू अथॉरिटी. और रिप्रेसिव मेजर्स क्या थे? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ डिड अ न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस? एक्सप्लेन. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. ऑब्वियसली जो बुक्स पब्लिश हो रही थी उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द प्रिंटेड पेपर्स, और इसकी वजह से जो टाइम और लेबर रिक्वायर्ड हुआ हर एक बुक को प्रोड्यूस करने का, वो कम हो गया. मान लो एक बुक उन्होंने बनाई, बाकियों को उन्होंने प्रिंट कर दिया, तो इसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज़ आसानी से बनती गई. बुक्स फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप. यानी जो लोग बुक्स पढ़ते थे उनकी मात्रा और भी बढ़ती गई. क्यों? क्योंकि जो बुक्स की अवेलेबिलिटी थी, उनकी जो एक्सेस थी, उनकी बढ़ती गई और एक नया कल्चर शुरू हो गया. क्या? रीडिंग का कल्चर. Before the age of print, books were not only expensive but they could not be produced in sufficient numbers. एक्सपेंसिव तो थी ही, लेकिन उनका मास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. तो इसकी वजह से जो बुक्स थी वो मतलब ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही थी. और पहले, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा, कि जो रीडिंग थी वो सिर्फ एलिट्स तक ही थी. यानी जो इलिटरेट या फिर लेस एजुकेटेड लोग हैं वो बुक्स रीड नहीं कर सकते थे. जो कॉमन पीपल है
उनका सिर्फ एक ही कल्चर था, ओरल कल्चर। लेकिन जब जैसे ही प्रिंट इंट्रोड्यूस हुआ, प्रिंटिंग प्रेसेस इंट्रोड्यूस हुई, तो जो ओरल कल्चर वाले लोग हैं उन्होंने भी रीडिंग स्टार्ट की या फिर रिसाइटिंग से समझना शुरू किया। What was the attitude of the liberal and conservative Indians towards women's reading? यानी जो लिबरल और कंजर्वेटिव इंडियंस थे उनका क्या मानना था वुमेन के रीडिंग के खिलाफ। तो कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज बिलीव दैट लिटरेट गर्ल्स वुड बी विडोड। ये एक आई वुड से रूमर या फिर अंधविश्वास चल रहा था कि अगर लड़कियां पढ़ने लग जाएंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। और जो कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज थी, ये हिंदू वो फैमिलीज के अंडर था, जो मुस्लिम फैमिलीज थी उन्हें लगा कि जो उर्दू रोमांसेस है अगर उन्होंने पढ़ना शुरू किया वुमेन ने तो वो करप्ट हो जाएंगी। और जो हमारी कैलाश बाशिनी देवी थी बंगाल से, उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर की कि कैसे वुमेन अपने घर में ही कैद हैं। एंड अदर राइटर्स लाइक ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई फ्रॉम महाराष्ट्र रोड अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द विडोज। Who invented printing press? How did he develop the printing technology? ये क्वेश्चन CBSE ने 2019 और 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एज एन MCQ भी पूछा जा सकता है कि किसने और कौन से ईयर में प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी। तो जॉन Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s at Strasbourg, Germany. Most of his childhood was spent on a large agriculture estates where he saw wine and olive presses. He learned polishing stones and created lead molds. The olive press was the model for the printing press, and the molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabets. यानी जो उसने अपने बचपन में देखा उसने उसे ही अपने काम में इंट्रोड्यूस कर दिया एंड ऐसे उसने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। तो ये एज अ MCQ तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना एंड अच्छे से आंसर देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन द 19th century? गिव 3 रीजंस। Europe was facing problems like poverty, hunger, deadly diseases, religious conflicts, slave traders, etc. and therefore many Europeans shifted to America by 18th century. यानी यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी कब? 18th सेंचुरी के अराउंड, 18th सेंचुरी के एंड के अराउंड यानी 19th सेंचुरी। पोवर्टी, हंगर, डेडली डिसीजेज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, स्लेव ट्रेडर्स, तो इन सब प्रॉब्लम्स के चलते यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका में चले जाएंगे। और अगर ये बच्चों क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो इन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देना। ये तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए तो MCQs ही आएंगे, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत है। हाउ डिड द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज? ये CBSE ने 2015 और 2011 में पूछा है। The Portuguese and the Spanish conquered America not just with the conventional military weapons but also with germs such as smallpox. Smallpox were carried on their persons. Spanish invaders were immune to this disease to America, for which the American Indians were not immune to, and proved deadly weapon as it killed the whole community there. This reduced the population of Native Americans to a great extent and made it easier to colonize their land. तो यानी स्पेनिश और पोर्टुगीज लोगों ने क्या किया, अमेरिका को कॉन्कर करने के लिए स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस कराया एज अ जर्म, जिसमें जो स्पेनिश इन्वेडर्स थे वो इम्यून थे इस डिजीज़ को, लेकिन जो अमेरिकन इंडियंस या फिर अमेरिका में रेजिडेंशियल लोग थे वो इस चीज़ को इम्यून नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ डेथ्स होने लगी और पॉपुलेशन कम हो गई, तो अपने आप ही उस लैंड को कॉलोनाइज करना ईजी हो गया। ट्रेड, कल्चर एंड एक्सचेंज. Trade and cultural exchange always went hand in hand. Explain the statement in the light of Silk Route. Silk Route के एग्जाम्पल से हमें बताना है कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज were always in hand in hand. There were several silk routes over land and sea which helped in trade and cultural links between the different countries of the world, especially in Asia, North Africa and Europe. The Silk Routes got its name due to Chinese silk cargoes along these routes, which were actively functional before the Christian era up to the 15th century. Chinese pottery, Indian spices, and precious metals like gold and silver from Europe had traveled through these silk routes.
These silk routes were also used for the cultural exchange by the Christian missionaries, Muslim preachers added the Buddhist. एक और तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. हाउ डिड फूड मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ ड्यूरिंग द आयरिश फेमाइन? इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, एंड प्लीज़ इन सारे होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना. एंड थैंक यू बच्चों, आज का वीडियो इतना ही होता है. एंड डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में तुम्हें हमारे यूट्यूब जो एड्यूसिफी का व्हाट्सएप चैनल है उस पर ये PDF मिल जाएगा, इस आज के लेक्चर का PDF. और अच्छे से तैयारी करो बच्चों, और हमारा नेक्स्ट जो लाइव लेक्चर होगा वो शिवम सर लेंगे और इकोनॉमी पढ़ेंगे. इकोनॉमी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे. ठीक है. एंड थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से मन लगा के पढ़ो. बाय.